हेलो एंड वेलकम टू नोटबुक। तो आज हमारा फिज़िक्स का चैप्टर 2 शुरू होने वाला है और हम इस चैप्टर 2 में पढ़ेंगे 3 टर्म्स के बारे में, जो कि वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो जो पहला टर्म है वो है वर्क। वर्क क्या होता है? तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मेक्स द बॉडी मूव और देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो समझिए, अगर ये एक बॉडी है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई किए F और ये S डिस्प्लेसमेंट मूव कर गया, तो हम वर्क को लिखेंगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्यों मैं डिस्प्लेसमेंट क्यों बोल रहा हूँ? मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर हमारा बॉडी को हम मूव किया और वो सेम जगह पे आके रुक गया तो हमारा वर्क डन ज़ीरो हो जाता है। तो वर्क डन इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला भी हो गया। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, मैं एक एक फार्मूला लिखाते जाऊंगा और आप लिखते रहिएगा। तो आपका एक फार्मूला शीट टाइप बन जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम में हेल्प होगा। सो यहाँ पे फोर्स, अगर सोचिए कि ऐसा एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये इस डिस्प्लेसमेंट में मूव होगा। तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो है थीटा। तो मान लो कि इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है थीटा। तो अगर हम इसको फोर्स लगा के यहाँ तक ले गए तो यहाँ से यहाँ तक मेरा क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ S। तो इस डिस्प्लेसमेंट का 2 कंपोनेंट्स होगा और इस कंपोनेंट को हम कहेंगे, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, उसको हम कहेंगे S cos थीटा। तो ऐसे ही हम वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू S cos थीटा। ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो अब यहाँ पे 3 केसेस आते हैं। पहला जो केस है, इफ द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो केस 1, बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में क्या होता है, जो कॉस थीटा है, यहाँ पे जो थीटा होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। सो कॉस 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है? 1। सो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है तो होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये केस 1 में जो फॉर्मूला आता है वह है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जो दूसरा केस आता है केस 2, जहाँ पे हम पढ़ते हैं फोर्स और बॉडी मूव्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स अप्लाइड और टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये कैसे होता है? अगर फोर्स यहाँ लगता है तो अगर बॉडी ऊपर जाता है तो हमारा 90 डिग्री फॉर्म हो ना, तो उसको ही हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे जो थीटा होता है वो 90 डिग्री होता है और हम सबको पता है कॉस 90 क्या होता है? 0। सो यहाँ पे वर्क डन इक्वल टू 0 हो जाता है। सिमिलरली हमारा तीसरा केस आता है, जहाँ पे हमारा जो फोर्स है और जो बॉडी है, इट मूव्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में होता है कि हमारा जो थीटा है वो 180 डिग्री हो जाता है। तो कॉस थीटा हमारा और कॉस 180 हमारा -1 आता है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन जो है वो होता है माइनस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हम 3 केसेस पढ़ लिए। अब जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है वर्क डन बाय ग्रेविटी। मान लो एक बॉडी है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, तो इसका हाइट है h।
सो हमारा इस केस में क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो ग्रेविटी के वजह से फोर्स लगता है वो है मास ऑफ द बॉल इनटू ग्रेविटी। तो फोर्स यहाँ पे लगता है mg, तो वर्क इक्वल टू mgs। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ पे h, तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू mgh हो जाता है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh। तो अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क। तो यूनिट्स में हम दो यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है हमारा SI यूनिट और दूसरा होता है हमारा CGS यूनिट। तो SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। तो जूल इक्वल टू कुछ भी नहीं है, फोर्स मतलब 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होना मीटर, तो है न्यूटन मीटर। और जो CGS यूनिट है उसको हम बोलते हैं अर्क। और SI यूनिट और CGS यूनिट में अगर आपको रिलेशन पूछ ले तो आप ऐसे पहले रिलेशन है, मैं आपको बता देता हूँ। 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। तो हमको पता है 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻5 डाइन। तो 1 न्यूटन कैसे आता है मैं बता देता हूँ। 1 न्यूटन 1 मीटर, तो 1 न्यूटन मतलब 10⁻5 डाइन और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ से आता है 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द SI यूनिट ऑफ वर्क एंड CGS यूनिट ऑफ वर्क। और एक चीज़ आपको याद रखते, हम अगर हायर मतलब बहुत बड़े बड़े टर्म्स हम लिखना चाहे तो हम SI यूनिट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलो जूल। तो आपको पता ही होगा, तो 1 किलो जूल इक्वल टू 10⁻3 जूल्स। सिमिलरली मेगा जूल, गीगा जूल, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हमारा अगला टर्म जो कि होता है पावर। तो हम शुरू करते हैं हमारा अगला टर्म जो कि है पावर। अब ये पावर क्या है? पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, सिंपल डेफिनेशन। तो हम पावर को कैसे लिखेंगे? वर्क डन, कितना वर्क हुआ, और हम रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट डिवाइड कर देते हैं बाई टाइम टेकन। कितने टाइम में हम कितना वर्क कर पा रहे हैं उसको ही हम बोलते हैं पावर, दैट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन हमको पता है, इसका यूनिट क्या होता है बोलिए? अभी हम पढ़े ना जूल, और टाइम टेकन का होता है सेकंड, तो इसका होता है जूल पर सेकंड। और ये जो जूल पर सेकंड है इसको हम लिखते हैं वाट। सो पावर का एक और यूनिट हो गया, ओके, वाट। तो इस यूनिट को हम इसका SI यूनिट कह देंगे। अब पावर का जो फॉर्मूला है वो हम एक और फॉर्मूला होता है पावर का, ये एक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर, दैट इज वर्क डन बाय टाइम। सिमिलरली वर्क डन को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट, और टाइम को हम लिखते हैं T से। यहाँ पे देखिए फोर्स हम लेफ्ट में ले लिए और डिस्प्लेसमेंट बाय T, टाइम को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो ये है पावर का दूसरा फॉर्मूला, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। तो पावर में हमारा एक हो गया वाट और एक होता है किलोवाट, जो कि सिमिलर है किलो जूल से। 1 किलोवाट इक्वल टू 10⁻3 वाट्स। सो अगला एक और टर्म आता है हमारा पावर में जो कि हॉर्स पावर। हॉर्स पावर एक और यूनिट है पावर में, इसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 7 होता है 746 वाट और 0.746 किलोवाट। तो यही है हमारा पावर। बहुत ही सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इजी मार्क्स आपको मिल जाएंगे इस चैप्टर में। सो इस चैप्टर का जो थर्ड टर्म है जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है वो है एनर्जी। सो एनर्जी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क।
एक होता है रेट, बाई हाउ मच रेट द वर्क कैन बी डन, उसको हम कहते हैं पावर, और कैपेसिटी टू डू वर्क को हम कहते हैं एनर्जी। ये डेफिनेशन हम याद रख सकते हैं, बहुत ही कम आता है। तो एनर्जी में हम यूनिट्स पढ़ते हैं। तो पहले आता है एनर्जी का भी यूनिट होता है जूल, ओके, और इसका भी CGS यूनिट और होता है। तो एनर्जी में भी 2-3 यूनिट्स हैं, जो कि है हमारा पहला आता है कैलोरी। जो हीट एनर्जी होता है उसको हम कैलोरी में डिफाइन करते हैं। कैलोरी का जो होता है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, ओके। तो और एक और टर्म आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी यूनिट आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 EV को हम लिखते हैं चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट, तो होती है 1.67 इंटू 10⁻19 इंटू 1 वोल्ट, 1.67 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलोरी। और एक टाइप से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है वाट आवर, जो कि है अगर 1 वाट हम 1 आवर में यूज़ करें, इफ़ अ बॉडी कैन हैव द एनर्जी टू वर्क और टू जनरेट अ पावर ऑफ 1 वाट इन 1 आवर, देन उसके पास जो एनर्जी है उसको हम कहते हैं 1 वाट आवर। सो ये एक यूनिट हुआ, ये एक यूनिट हुआ, और ये एक यूनिट हुआ। ये रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा याद रख लीजिएगा। तो इतना ही था हमारा 3 टर्म्स, जो कि बहुत ही सिंपल है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इनका जो डिफरेंसेस है उसका मैं आपको नोट्स में आपको बहुत अच्छे तरफ से मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो वो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। सो आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है भाई? ये कहता है कि द फोर्स, मैं लिख दूंगा आपके लिए, द फोर्स applied on a moving body is equal to change of its kinetic energy। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया, फोर्स नहीं, वर्क डन बाय अ force। So the work done by a force on a moving body is nothing but equal to change in its kinetic energy। So इसका एक छोटा सा प्रूफ है जो मैं इसको बहुत इजीली समझा दूंगा। मान लो कि एक बॉडी है, वो u स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो यहाँ तक आया। जब वो यहाँ पे आया तो हमने इसमें एक फोर्स लगाया F, जिसके वजह से इसका स्पीड चेंज हो गया v। सो यहाँ पे हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 12mv² भाई, ओके। तो इनिशियली हम लॉज ऑफ मोशन से, इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं कि v² इक्वल टू u² प्लस 2x, है ना भाई। तो यहाँ से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाता है भाई, v² माइनस u² बाई 2a, राइट, हाँ कि ना। तो वर्क डन में हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा क्या था, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स इन अ मूविंग बॉडी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़े ही होंगे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट हमको यहाँ से मिला था इक्वेशन ऑफ मोशन, v² माइनस u² बाई 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, 12mv² माइनस 12mu²। तो हम 12mv² को लिख सकते हैं ना फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इनिशियल 12mu² को लिख सकते हैं ना इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन बाय फोर्स F इज जस्ट द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय फोर्स
एफ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सो यही होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। सो जैसे हम दो फॉर्म पढ़े और पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का भी तीन फॉर्म होता है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होता है वाइब्रेटन काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिशनल, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल में अगर एक बॉडी रोटेशनल मोशन में जा रहा है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो वाइब्रेट कर रहा है तो उस बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी है उसको हम बोलेंगे वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पे। मोमेंटम, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है क्या, हाफ mv², और मोमेंटम होता है mv। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम अगर यहाँ से mv ले लें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ pv। ओके, सिंपल। सो यहाँ से हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को k लिख देते हैं और उसके साथ एक m मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और m मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस mv विल ऑल्सो बिकम p। तो km इक्वल टू हाफ p²। सो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं भाई, p²/2m। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो जहाँ पे हम पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम और प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब कि जो एनर्जी है उसको हम कभी क्रिएट भी नहीं कर सकते, कभी डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बट हम उसको चेंज कर सकते हैं एक फॉर्म से अदर तक। इसका जो एक प्रूफ है, जो थ्योरेटिकल प्रूफ है, वो है ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। उसका प्रूफ हम आज करेंगे। तो मान लो कि एक बॉडी है जो कि हमारा h हाइट ऊपर है ग्राउंड से, तो बॉडी का मान लो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 है, वो कि हम u से डिनोट कर दिए। बॉडी का जो मास है हम m लिख लिए। तो सोचो पहले जो बॉडी आया, तो जब बॉडी हवा में है, इस हाइट ऊपर है, तो उसके पास, तो इसका हम देते हैं इनिशियल पोजीशन जो कि है पोजीशन 1 p1। तो पोजीशन 1 में उसका काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगा क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है, तो v 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 0। और उसका पोटेंशियल एनर्जी जो मैं u से डिनोट कर रहा हूँ वो क्या होगा, mgh। सिंपल, क्योंकि उसमें ग्रेविटी लगेगा नीचे g और उसका मास है m और हाइट है h, तो mgh। अब सोचो ये नीचे गिरना चालू करा विद द वेलोसिटी ऑफ v1, राइट, और आके गिरा x डिस्टेंस में। तो x डिस्टेंस में हम मानते हैं पोजीशन 2। तो पोजीशन 2 में इसका काइनेटिक एनर्जी आएगा ना, हाफ mv1², राइट। और यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या पढ़ते हैं, v²u² + 2x, हम तो पढ़ी है ना। तो यहाँ पे v1² हो जाएगा, u तो हमारा 0 था, तो 2s हो जाएगा 2gs, और s है x, तो 2gx। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाफ m v1² का वैल्यू है 2gx, 2 गया तो mgx। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, यहाँ से जो इसका हाइट है वो h - x है, राइट। फिर ये x नीचे आया तो ये h - x हाइट पे ही हुआ ना, तो इसका जो आ जाएगा mg, तो लगेगा भी फोर्स,
और जो हाइट है वो जो होगा h माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी आता है, जो पोजीशन 1 का टोटल एनर्जी होता है वो होता है mgh, बट जो पोजीशन 2 का जो अभी टोटल एनर्जी आएगा वो क्या होगा, mgx प्लस mgh माइनस mgx। तो यहाँ से mgx कैंसिल, तो t इक्वल टू mgh। तो अब देख सकते हैं पोजीशन 1 में भी जो एनर्जी है पोजीशन 2 में भी वही एनर्जी है, कोई चेंज नहीं है। अब सोचो कि ये जो बॉल है वो पूरा नीचे आ गया, तो अब क्या होगा इन पोजीशन 3। यहाँ पे आप मान सकते हो कि क्योंकि हाइट 0 हो गया तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगा, राइट। और उसका काइनेटिक एनर्जी तो कुछ रहेगा ना, क्योंकि वो अभी अभी आया। सोचो कि ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से पूरा ट्रैवल किया, सो इसका काइनेटिक एनर्जी अब क्या हो जाएगा, हाफ mv², राइट। तो सिमिलरली हम यही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, राइट। तो इसका v² तो v² ही रहेगा, u² हो जाएगा 0, 2a हो जाएगा g, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ h, राइट। तो हाफ mv² में हम जब भी ये लिखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या आएगा, हाफ इंटू m इंटू 2gh, 2 कैंसिल, तो k इक्वल टू mgh। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे टोटल एनर्जी हमारा आएगा mgh। तो अगर हम पोजीशन 1 में देखें, 2 में देखें, 3 में देखें, हमारा एनर्जी जो रहता है वो कंजर्व्ड रहता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एनर्जी है वो कभी चेंज ही नहीं हुआ, ना इधर डिस्ट्रॉय हुआ ना इधर क्रिएट हुआ, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सो दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। सो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, जब हम शुरू करेंगे हमारा 3rd और नया चैप्टर जो कि है मशीन्स। तब तक के लिए बाय।